लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो साधु दूर खड़ा उनकी सारी बातें सुन चुका था। अगर ये लड़का उस बोतल को तोड़ देगा तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। हरितपुर नाम के एक छोटे से गांव में वीर नाम का एक 16 साल का लड़का रहता था। वीर की जिंदगी शुरू से ही दुखों से भरी हुई थी। उसकी मां सावित्री उसे जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई थी। उसके पिता धर्मपाल ही उसके जीवन का एकमात्र सहारा थे। धर्मपाल एक मेहनती लकड़हारा थे। वो रोज सुबह जंगल जाते और लकड़ियां काटकर गांव में बेचते थे। उसी से उनका और वीर का गुजारा चलता था। लेकिन किस्मत को शायद वीर की खुशियां मंजूर नहीं थी। एक दिन उसके पिता धर्मपाल हमेशा की तरह लकड़ी काटने जंगल गए, लेकिन उस दिन के बाद वे कभी वापस नहीं लौटे। गांव वालों ने कई दिनों तक उन्हें ढूंढा। जंगल छान मारा गया, नदी किनारे तक खोज की गई, लेकिन धर्मपाल का कहीं कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे सबने मान लिया कि शायद जंगल के किसी जंगली जानवर ने उन्हें मार दिया होगा, लेकिन वीर के दिल को कभी ये बात मानने को तैयार नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पिता कहीं न कहीं जिंदा हैं। पिता के गायब होने के बाद वीर बिल्कुल अकेला हो गया। वो गांव के किनारे एक पुरानी जर्जर झोपड़ी में रहने लगा। लेकिन गांव में एक परिवार ऐसा था जिसने वीर को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। गांव के जमींदार रघुवीर सिंह और उनकी पत्नी सरोज की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ही वीर को अपने बेटे की तरह पालना शुरू कर दिया। वे रोज वीर के लिए खाना लेकर आते, उसकी जरूरतों का ध्यान रखते और उसे हमेशा अपने बेटे की तरह प्यार देते। वीर बेटा, ये लो, खाना खा लो। धन्यवाद काकी। अगर कम पड़े तो मेरे घर आ जाना। काकी, मैं कब तक आप लोगों पर बोझ बना रहूंगा? ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? सच कह रहा हूँ काकी, अब मुझे शर्म आती है। मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अब अपने लिए खुद कमाना चाहिए। वीर, तुम हमारे बेटे जैसे हो, बोझ शब्द दोबारा मत कहना। ये कहकर सरोज वहां से चली गई। वीर चुपचाप बैठकर खाना खाने लगा। उसके मन में कई विचार चल रहे थे। काकी और काका ने मुझे बचपन से पाला है, अब समय आ गया है कि मैं भी उनके लिए कुछ करूं। खाना खत्म करने के बाद वीर झोपड़ी से बाहर निकला। सामने ही उसे रघुवीर सिंह दिखाई दिए। अरे वीर बेटा, खाना खा लिया? जी काका। अच्छा है, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना चाहिए। बस यही सोच रहा हूँ काका, मैं अब काम करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो गांव के पास वाला जंगल अब पहले जितना खतरनाक नहीं रहा। तो क्या मैं वहां जाकर लकड़ियां काट सकता हूँ? हाँ बेटा, लकड़ियां काट सकते हो या फिर जंगल से शहद इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है काका, मैं कल सुबह ही जंगल जाऊंगा। उस रात वीर देर तक सो नहीं पाया। उसके मन में कई सपने थे। वो सोच रहा था कि अब वो मेहनत करेगा, पैसे कमाएगा और रघुवीर सिंह और सरोज को खुश रखेगा। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें पूरे गांव में फैल चुकी थीं। हरितपुर गांव के लोग अपने अपने कामों में लग चुके थे। उसी समय वीर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, अब उसे मेहनत करके अपने पैरों पर खड़ा होना है और रघुवीर काका और सरोज काकी का सहारा बनना है। काका और काकी ने मुझे बचपन से संभाला है, अब मेरी बारी है उनकी सेवा करने की। कुछ ही देर में वीर जंगल के अंदर पहुंच गया। जंगल बहुत शांत था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस शांति में एक अजीब सा रहस्य छिपा हुआ था। वीर ने एक पेड़ चुना और कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर एक काले रंग की बड़ी कोयल पर पड़ी। वो कोयल एक पेड़ की डाल पर बैठी थी और बहुत ध्यान से वीर को देख रही थी। अरे, ये कोयल मुझे इतने गौर से क्यों देख रही है? वीर ने गौर से देखा। वह कोयल बाकी कोयलों से थोड़ी अलग थी।
उसका आकार बड़ा था, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी नजरों में कुछ अजीब सा रहस्य था। ये कोयल कुछ अजीब लग रही है। वीर अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक वह कोयल उड़कर उसके पास आ गई और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने वीर को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। वीर, मैं तुम्हें पहचानती हूँ। ये सुनकर वीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक कोयल हो, फिर इंसानों की तरह कैसे बोल रही हो? वीर को लगा शायद उसे कोई भ्रम हो रहा है। शायद मैं गलत सुन रहा हूँ। नहीं वीर, तुम गलत नहीं सुन रहे। मैं सच में इंसानों की तरह बोल सकती हूँ। तुम आखिर हो कौन? मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ। कभी मैं भी एक इंसान थी। कोयल की आवाज में दर्द था। एक तांत्रिक ने मुझे श्राप दिया था और उसी श्राप के कारण मैं इस कोयल के रूप में कैद हूँ। ये सब सच है? हाँ, और मैं तुम्हारे पिता धर्मपाल के बारे में भी सब जानती हूँ। ये सुनते ही वीर चौंक गया। मेरे पिताजी? हाँ, तुम्हारे पिता। वे कई साल पहले इस जंगल में आए थे और फिर कभी वापस नहीं गए। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं सब जानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे पिता अभी भी जिंदा हैं। ये सुनकर वीर की सांसें तेज हो गईं। क्या सच में मेरे पिताजी जिंदा है? हाँ, और मुझे पता है कि वे कहाँ हैं। तो मुझे तुरंत बताओ। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त करना होगा। ये सुनते ही वीर के मन में डर पैदा हो गया। कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रही? वीर को लगा शायद ये कोई राक्षसी शक्ति है जो उसे अपने जाल में फंसाना चाहती है। नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा। ये कहकर वीर तेजी से जंगल से भागने लगा। कुछ ही देर में वह गांव पहुंच गया। हे भगवान, ये जंगल तो बहुत खतरनाक है। यहाँ तो जानवर भी इंसानों की तरह बात करते हैं। वीर डर के कारण बहुत घबरा गया था। उसी समय सरोज काकी उसके लिए खाना लेकर आईं। वीर बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? नहीं काकी, कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आराम करो बेटा। सरोज ने ज्यादा सवाल नहीं किए। उन्होंने वीर को खाना दिया और वापस चली गई। वीर ने खाना खाया और सो गया, लेकिन उसके मन में उस बोलने वाली कोयल की बात गूंजती रही। अगली सुबह वीर की नींद खुली तो उसका डर थोड़ा कम हो चुका था। शायद मैं कल ज्यादा डर गया था, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई भी हो सकती है। अगर सच में वो मेरे पिताजी के बारे में जानती है तो मुझे उससे दोबारा मिलना चाहिए। सुबह का समय था। हरितपुर गांव के ऊपर हल्की धूप फैल चुकी थी। वीर अपने मन में कई सवाल लिए जंगल की ओर बढ़ रहा था। उसके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। उम्मीद इस बात की कि शायद आज उसे अपने पिता धर्मपाल के बारे में कुछ सच्चाई पता चल जाए। अगर वो कोयल सच कह रही है तो मुझे किसी भी कीमत पर अपने पिताजी के बारे में जानना होगा। कुछ ही देर में वीर उसी जगह पहुंच गया जहां कल उसकी मुलाकात उस रहस्यमयी कोयल से हुई थी। जंगल बिल्कुल शांत था, लेकिन जैसे ही वीर वहां पहुंचा, वह कोयल पहले से ही वहां मौजूद थी। मुझे पता था तुम जरूर वापस आओगे। मैं सिर्फ अपने पिताजी के बारे में जानने आया हूँ। तुम कह रही थी कि तुम्हें पता है वे कहाँ हैं? हाँ, मुझे सब पता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? तुम्हें मुझे इस श्राप से आजाद करना होगा। लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूँ? कोयल ने धीरे से अपने पंख फड़फड़ाए और उड़कर आगे बढ़ने लगी। मेरे पीछे आओ। वीर थोड़ी देर तक सोचता रहा, लेकिन फिर वह कोयल के पीछे चल पड़ा। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक पुरानी गुफा थी। उस गुफा के बारे में गांव में कभी किसी ने बात नहीं की थी। ये जगह तो बहुत अजीब लग रही है। डरो मत, अंदर चलो।
वीर धीरे धीरे गुफा के अंदर गया। अंदर अंधेरा था और चारों तरफ पत्थर ही पत्थर थे। लेकिन तभी वीर की नजर एक पुराने लकड़ी के बक्से पर पड़ी। अरे, ये बक्सा यहाँ कैसे? वीर उत्सुकता से उस बक्से के पास गया। उसने धीरे से बक्सा खोला और जैसे ही बक्सा खुला, वीर की आंखें हैरानी से फैल गईं। अरे बाप रे, इसमें तो ढेर सारे हीरे और जवाहरात हैं। पूरा बक्सा चमकदार हीरों और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। ये सब किसका है? अभी ये मत पूछो, पहले तुम ये धन अपने पास रखो। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम गरीब हो। तुम बचपन से ही संघर्ष कर रहे हो। अगर तुम चाहो तो इस धन से अपनी जिंदगी बदल सकते हो। वीर कुछ पल सोचने लगा। अगर इससे मैं काका और काकी की मदद कर सकूं। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन याद रखना, इस बारे में किसी को मत बताना। क्यों? अगर किसी को पता चल गया तो तुम अपने पिता से कभी नहीं मिल पाओगे। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वीर वो बक्सा उठाकर गांव की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद वह अपने घर पहुंच गया। तभी रघुवीर काका और सरोज काकी उसके लिए खाना लेकर आए। जैसे ही उनकी नजर उस बक्से पर पड़ी, वे दोनों चौंक गए। वीर बेटा, ये बक्सा कहाँ से आया? और इसमें क्या है? सरोज ने बक्सा खोलकर देखा और हीरे देखकर उनकी आंखें फटी रह गई। अरे राम, ये तो हीरे जवाहरात हैं। वीर, सच सच बताओ, ये सब तुम्हें कहाँ मिला? वीर एक पल के लिए चुप हो गया। उसे कोयल की बात याद आई। किसी को मत बताना। काका, मुझे ये जंगल की एक गुफा में मिला। ये सुनकर रघुवीर काका चिंता में पड़ गए। बेटा, ये ठीक नहीं हुआ। हो सकता है ये किसी राजा का खजाना हो। अगर ये बात राजा तक पहुंच गई तो हमें बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। तो अब क्या करें? हमें ये खजाना तुरंत राजा को दे देना चाहिए। वीर का दिल नहीं मान रहा था, लेकिन वो काका की बात का सम्मान करता था। ठीक है काका, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। फिर वीर और रघुवीर काका वह बक्सा लेकर राजा के महल की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन दोनों जल्दी से जल्दी महल पहुंचना चाहते थे। कुछ ही घंटों बाद वे राजा के भव्य महल के सामने खड़े थे। महल के चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं और दरवाजे पर सिपाही पहरा दे रहे थे। रुको, कौन हो तुम लोग? हम पास के गांव हरितपुर से आए हैं। हमें राजा से जरूरी काम है। सिपाहियों ने उनकी बात राजा तक पहुंचाई। राजा ने उन्हें दरबार में बुला लिया। कुछ ही देर बाद वीर और रघुवीर राजा के सामने खड़े थे। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके आसपास कई मंत्री और सिपाही बैठे थे। कहो, किस काम से आए हो? महाराज, ये दरका मेरे गांव का है। ये जंगल में लकड़ियां काटने गया था और वहां एक गुफा में इसे ये बक्सा मिला। रघुवीर काका ने वह बक्सा खोलकर राजा के सामने रख दिया। जैसे ही राजा की नजर हीरे और जवाहरात पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। इतने कीमती हीरे, अगर ये खजाना मेरे पास आ जाए तो मेरा खजाना कई गुना बढ़ जाएगा। राजा अच्छी तरह जानता था कि यह खजाना उसका नहीं है, लेकिन लालच उसके मन में घर कर चुका था। हाँ, ये खजाना मेरा ही है। मैंने इसे जंगल की गुफा में सुरक्षित रखा था। वीर ये सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि उसे पता था कि ये बात सच नहीं है, लेकिन वो चुप रहा। तुम दोनों ने ईमानदारी दिखाई है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम दूंगा। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया। सिपाहियों, ये बक्सा खजाने में रख दो और इन दोनों को इनाम के तौर पर कुछ सोने के सिक्के दे दो। सिपाहियों ने राजा का आदेश मानते हुए बक्सा उठा लिया और बदले में वीर और रघुवीर काका को कुछ सोने के सिक्के दे दिए। रघुवीर काका खुश थे, लेकिन वीर का दिल बेचैन था। उसे लग रहा था कि राजा ने उनसे झूठ बोला है। दोनों इनाम लेकर गांव लौट आए। घर पहुंचते ही वीर ने अपनी सारी रकम रघुवीर काका को दे दी। काका, ये पैसे आप रख लीजिए। आपने हमेशा मेरी देखभाल की है। बेटा, ये तुम्हारा हक है।
नहीं काका, मुझे खुशी होगी अगर ये आपके काम आए। रघुवीर काका की आंखें भर आईं। तू सच में बहुत अच्छा लड़का है बेटा। अगले दिन सुबह वीर फिर से जंगल की ओर चल पड़ा। वो उस रहस्यमयी कोयल से फिर मिलना चाहता था। कुछ देर बाद वो जंगल पहुंच गया, लेकिन इस बार वहां एक अजीब नजारा था। एक बूढ़ा साधु बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में एक कमंडल था। बेटा, तुम कौन हो? मेरा नाम वीर है। मैं धर्मपाल का बेटा हूँ। ये नाम सुनते ही साधु अचानक चौंक गया। धर्मपाल का बेटा। साधु कुछ पल तक वीर को ध्यान से देखता रहा, लेकिन फिर बिना कुछ कहे वो वहां से उठकर चला गया। जैसे ही साधु वहां से गया, वही रहस्यमयी कोयल उड़ती हुई वहां आ गई। वो साधु तुमसे क्या कह रहा था? कुछ खास नहीं, वो बस पूछ रहा था कि मैं कौन हूँ। सावधान रहना, वो साधु असली नहीं है। वो बहुत बड़ा धोखेबाज है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ अपने पिताजी से मिलना है। अब बताओ, मैं तुम्हें श्राप से कैसे मुक्त करूं? कोयल ने धीरे से अपने पंख फैलाए और वीर को जंगल के अंदर एक और गुफा की तरफ ले गई। गुफा के अंदर एक कांच की बोतल रखी हुई थी। उस बोतल में चमकता हुआ पानी भरा था। कल पूर्णिमा की रात है। तुम्हें आधी रात को यहाँ आकर आंखें बंद करके ये बोतल तोड़नी होगी। क्या मैं इसे अभी नहीं तोड़ सकता? नहीं, ये सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही टूट सकती है, और तभी मैं श्राप से मुक्त हो पाऊंगी। इतना कहकर कोयल उड़ गई। वीर भी सोचते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो साधु दूर खड़ा उनकी सारी बातें सुन चुका था। अगर ये लड़का उस बोतल को तोड़ देगा तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। पूर्णिमा की रात थी। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। हरितपुर गांव के चारों तरफ गहरा सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन वीर के मन में तूफान चल रहा था। उसे राजा की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था कि इस खजाने और उसके पिता के गायब होने के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। मुझे सच्चाई पता करनी ही होगी। वीर चुपचाप अपने घर से निकला और सीधे जंगल की तरफ चल पड़ा। वही जंगल जहां उसकी मुलाकात उस रहस्यमयी कोयल से हुई थी। तुम आ गए। मुझे पता था तुम यहाँ मिलोगी। पर वीर, तुम्हें इस बोतल को तोड़ने से पहले अपने आंखों पर ये कला पट्टी लगानी होगी। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वीर ने जैसे ही बोतल तोड़ा, कोयल ने अपनी आंखें बंद की। कुछ पल बाद उसके चारों तरफ हल्की जादुई रोशनी फैलने लगी, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने वीर को पूरी तरह हैरान कर दिया। कोयल धीरे धीरे एक सुंदर युवती में बदलने लगी। ये क्या हो रहा है? अब समय आ गया है कि तुम्हें सच्चाई पता चले। तुम इंसान हो? मैं पहले इंसान ही थी। मेरा नाम वनरानी है और मुझे एक दुष्ट तांत्रिक ने कोयल बनने का श्राप दिया था। क्यों? क्योंकि मैं इस जंगल के खजाने की रक्षक हूँ। वीर को अब समझ आने लगा था कि ये कहानी कितनी गहरी है। तुम्हारे पिता जिंदा हैं। क्या? सच में? हाँ, लेकिन वे बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। कौन सी मुसीबत? उन्हें राजा के सैनिकों ने कैद कर रखा है। लेकिन क्यों? वनरानी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे एक पुरानी कहानी बताने लगी। बहुत साल पहले इस जंगल में एक जादुई खजाना छिपाया गया था। ये खजाना किसी राजा का नहीं था। ये जंगल के रक्षक साधुओं का था। तुम्हारे पिता धर्मपाल उन साधुओं के दोस्त थे। तो फिर उन्हें कैद क्यों किया गया? क्योंकि राजा उस खजाने को चाहता था, लेकिन तुम्हारे पिता ने खजाने की जगह बताने से मना कर दिया। तो राजा ने उन्हें कैद कर लिया? हाँ, और उन्हें महल के नीचे बने गुप्त कारागार में बंद कर दिया गया। मुझे अभी जाकर उन्हें छुड़ाना होगा। इतना आसान नहीं है। क्यों?
क्योंकि उस कारागार की रक्षा एक भयानक रहस्य करता है। अगर तुम अपने पिता को बचाना चाहते हो तो तुम्हें उस तांत्रिक और राजा दोनों का सामना करना होगा। मैं तैयार हूं। मैं अपने पिता को जरूर बचाऊंगा। तो फिर असली परीक्षा कल से शुरू होगी। सुबह का समय था। जंगल में हल्की धूप पेड़ों के बीच से छनकर नीचे गिर रही थी। वीर पूरी रात सो नहीं पाया था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अपने पिता को बचाना। वीर, आज रात हमें महल में घुसना होगा। लेकिन महल में तो सैकड़ों सैनिक रहते हैं, हम अंदर कैसे जाएंगे? हर महल में एक गुप्त रास्ता होता है। तुम्हें उस रास्ते के बारे में पता है? हाँ, और ये रास्ता सीधे महल के नीचे बने कारागार तक जाता है। तो फिर देर किस बात की? चलो अभी चलते हैं। वीर और वनरानी धीरे धीरे जंगल से निकलकर महल की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वे विशाल राजमहल के पास पहुंच गए। तभी उसका सामना एक दानव से हुआ। वनरानी में जादुई शक्तियां उस दानव पर चलाई और दानव भस्म हो गया। जादू खत्म होते ही कैद के दरवाजे भी टूट गए। पिताजी। वीर, बेटा। वीर दौड़कर अपने पिता से लिपट गया। सालों बाद पिता और बेटे का मिलन हुआ।